ओके तो ये पोर्टफोलियो है मेरे एक फैमिली मेंबर का और ये चारों उन्होंने इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया है। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें से 2 लमसम इन्वेस्टमेंट है, यानी मार्केट को टाइम करने की कोशिश की है और इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और 2 सिप है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसमें पैसे इन्वेस्ट होते रहे। तो जो इस केस में लमसम अमाउंट है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गई है और रिटर्न है 93.14%। इसके बाद यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में रिटर्न्स है 87.71%। बाकी जिसमें सिप चली है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें जो रिटर्न्स हैं वो 16.94% और 22.11% है, जो कि ये भी एक अच्छा रिटर्न है। और याद रखिएगा कि इन इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किए हुए अभी करीबन सिर्फ 15 से 20 महीने हुए हैं। अब आगे आते हैं यूएस स्टॉक्स में। ये तीनों इन्वेस्टमेंट लमसम माइंडसेट से की गई है। मेटा, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट में नेटफ्लिक्स में इन्हें रिटर्न मिला है प्लस 38.14% और ये कुछ महीने पहले ही की गई है, जब नेटफ्लिक्स का शेयर ऑलमोस्ट अपने बॉटम में था क्योंकि इनके पेइंग सब्सक्राइबर्स कम हो रहे थे। इसके अलावा अल्फाबेट और मेटा दोनों में इन्हें लॉस हुआ है, -30.17% और -6.8%। लेकिन अगर यूएस स्टॉक के पोर्टफोलियो का पूरा रिटर्न देखें तो इन्हें 7.39% मिला है, जो कि बैंक एफडी से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इन्हें इन्वेस्ट किए हुए साल भी नहीं हुआ है। दूसरा, इंडियन रुपीस भी अभी डेप्रिशिएट किया है, $1 ऑलमोस्ट 82 रुपीस का हो गया है, जिसकी वजह से अगर अभी पैसे वापस निकाले जाते हैं तो रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो अब मेन सवाल इस वीडियो का ये है कि लमसम बेटर है या सेप, क्योंकि कंफ्यूजन तो अभी भी है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि इंडेक्स फंड के केस में लमसम बेटर करी थी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के केस लमसम ने कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। देखिए, अगर हम इंडेक्स फंड में लमसम की बात करें तो इस केस में क्लियर विनर लमसम था, लेकिन अगर हम अभी जाके लमसम अमाउंट इसी फंड में इन्वेस्ट कर देंगे हमें रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। अब आप पूछेंगे कि क्यों? अभी तो आपने ये दिखाया कि इसमें अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। जी हाँ, ये सच है, लेकिन जब इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया गया था तो वो कोरोना का टाइम था, जब निफ्टी 50 पूरा नीचे था, जो कि ऐसी सिचुएशन 10 या 15 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। लेकिन अभी लमसम बेटर नहीं होगा क्योंकि अभी मार्केट महंगी है। अब ये कैसे पता करें कि मार्केट महंगी है या सस्ती? इस पर मैं बहुत वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके लिए हम बफेट इंडिकेटर या पीई और अर्निंग्स को कंपेयर करके ये बताते हैं। अब हम बात करते हैं सिप की। अगर हम अभी जाके सिप स्टार्ट करते हैं तो होगा ये कि हम हर महीने कुछ ना कुछ यूनिट्स खरीद रहे होंगे, जिसका मतलब है कि हम तब भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे जब यूनिट महंगे होंगे और तब भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे जब यूनिट सस्ते होंगे। इसलिए हमें एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये एवरेज एफडी से बेटर होगा अगर हम इसे सही टाइम पे निकालते हैं तो। नेक्स्ट सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि एफडी प्रेडिक्टेबल है, कोई इंडेक्स फंड या शेयर नहीं, या फिर अगर बीच में कभी जरूरत पड़ी तो हम पैसों को निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर ये है। इसे हम बॉक्सिंग से कंपेयर करते हैं। देखिए, कई लोगों को बॉक्सिंग गेम बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार अगर मैं बॉक्सिंग में नॉकआउट हो गया या अगर उसने मुझे पंच किया तो क्या होगा, क्योंकि यही तो गेम है। हम पंचेस लेंगे और कुछ पंचेस देंगे। वैसे ही जैसे हम एफडी, पीपीएफ, एलआई से ऊपर उठकर अगर हम इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर गेम के रूल चेंज हो जाते हैं। हम अब अपने पैसों का एग्जिट पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारे घर में बहुत इमरजेंसी हो और हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए और उस वक्त हमारा पोर्टफोलियो डाउन हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस हर टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को देखकर रिएक्ट कर सकते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्या उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें पैसे बाहर निकालने हैं या नहीं। अगर हम लॉस के लिए रेडी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमने अमीरों की गेम नहीं खेलनी और हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं। मगर एक्चुअली हमें यह भी याद रखना है कि हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल ग्रो करना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमारे मन में था वो ये था कि क्या करेंगे बुढ़ापों में पैसों का। देखो, ऑब्वियसली अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेजेंट में एंजॉय नहीं कर सकते। हम बस ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि जैसे ही रिटायरमेंट हुई हम सड़क पर आ जाएं। जो जॉब के टाइम में हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे, वो लाइफस्टाइल कम से कम हम रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडी और इंडेक्स फंड में मैक्सिमम 2 से 4% का ही फर्क है और इस थोड़े परसेंटेज में क्या होता है? आंसर, वैसे तो जो लोग कंपाउंडिंग के बारे में सोचते हैं उनके मन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर हम सिर्फ 2% का डिफरेंस देखेंगे। अगर हम 15,000 रुपए की सिप खोलते हैं 30 सालों के लिए और अगर हमें 12% मिलते हैं तो ये अमाउंट 5,29,48,000 और 707 रुपए बनता है। लेकिन अगर हम सब कुछ सेम रखें और दूसरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में 12% की जगह 14% कर दें तो ये अमाउंट लगभग 3 करोड़ से बढ़ जाता है, यानी 8,33,55,000 और 834 रुपए। सो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि 2% से क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, इंडेक्स फंड ही क्यों, कोई नॉर्मल एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? आंसर, देखो, शायद मैं जॉन बॉगल का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए उनकी थ्योरी पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। जिन्हें नहीं पता, जॉन बॉगल को फादर ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है
क्योंकि इन्होंने ही पहला इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने 1975 में द वैनगार्ड ग्रुप इंक की फॉर्मेशन की थी, जिसका काम था लोगों के पैसे इन्वेस्ट करना, और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसे कमा के दिए हैं। इन्होंने बहुत फेमस बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड एंड द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिसमें इन्होंने काफी रीजंस दिए हैं कि हमें एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग में इनकी बहुत तारीफ करी थी। Jack Bogle, who I talked about in the annual report. Jack Bogle has probably done more for the American investor. मतलब मुझे पर्सनली इनकी थ्योरी में इतना विश्वास है कि पीटर लिंच की थर्ड बुक है बीटिंग द स्ट्रीट, उसमें स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वो वाला सेक्शन मैंने पूरा स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। अब आप बोलेंगे कि मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, एंड यू आर राइट, मैं हो सकता हूँ, बस आपके सामने मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये म्यूचुअल फंड में एनएवी, मिनिमम सिप अमाउंट, फंड साइज, होल्डिंग्स, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी का शेयर का प्राइस होता है, वैसे ही एक फंड में एनएवी या जिसे हम यूनिट्स बोलते हैं उसका प्राइस होता है। एक फंड में शेयर प्राइस तो नहीं हो सकता क्योंकि एक फंड में बहुत सारी कंपनी के शेयर्स होते हैं, इसीलिए इसे हम यूनिट्स में तोड़ देते हैं, जैसे कि इस केस में एनएवी का प्राइस इतना है। नेक्स्ट, मिनिमम सिप अमाउंट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर फंड में हम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में मिनिमम सिप अमाउंट 100 रुपीज है। फंड साइज का मतलब है कि सब ने मिलकर कितने पैसे इस फंड में इन्वेस्ट करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, मैंने 10,000 एंड सो ऑन, तो ये सब मिला के ये कितना बना, जैसे कि इस केस में टोटल फंड साइज 738 करोड़ रुपीज है। होल्डिंग्स हमें बताती है कि इस फंड में कौन कौन सी कंपनीज में कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो। देखो, जो भी कोई फंड है उस फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर की सैलरी लगेगी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगेगी, एक्सेट्रा, तो उसकी जो फीस है उसे कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो हमें इन्हें 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। अब अगर हम जब भी देखते हैं तो किसी भी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक्स की रिसर्च एक्सेट्रा, कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। अब ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के केस में एक्सपेंस रेशियो 1.07% का है, जबकि यूटीआई निफ्टी 50 में एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। नेक्स्ट, फंड मैनेजमेंट का मतलब है कि ये जो फंड हैं उन्हें कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में प्रियंका खंडेलवाल और ललित कुमार इसे मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कंपनीज बेटर है या यूएस कंपनीज? आंसर, देखो, कंपनीज बेटर किसी की भी हो, इन्वेस्टर को फायदा तब होता है अगर कंपनीज परसेंटेज की टर्म्स में अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज करती है। देखिए, हम इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, और कंपनी ए अभी 100 करोड़ कमा रही है और हमें पता है कि अगले 3 साल में वो 300 करोड़ रुपए कमा सकती है। तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कंपनी बी में जो अभी 1500 करोड़ कमा रही है, लेकिन अगले 3 साल में उसका प्रॉफिट इंक्रीज होकर 2000 करोड़ रुपीस हो जाएगा? तो जिनका आंसर कंपनी बी है वो गलत है। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपनी बी ने 2000 माइनस 1500 इक्वल्स टू 500 करोड़ कमाए हैं और कंपनी ए ने 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 करोड़ कमाए हैं, लेकिन परसेंटेज की टर्म्स में कंपनी ए का प्रॉफिट 3 टाइम्स हुआ है, जबकि कंपनी बी का प्रॉफिट सिर्फ 25% से इंक्रीज हुआ है। इसलिए कंपनी ए एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थ्योरी को अगर हम समझें तो कम समय में बेशक कंपनी ए का स्टॉक प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो एग्जैक्टली कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के टर्म्स में ही बढ़ेगा। यानी कंपनी ए में हमारा पैसा 3 गुना हो सकता है और कंपनी बी में हमारी इन्वेस्टमेंट मोर और लेस 25% से इंक्रीज होगी। इसलिए हमें कंपनीज को उसकी ग्रोथ और वैल्यू से प्रेडिक्ट करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो कंपनी इंडिया में है या यूएस में। नेक्स्ट सवाल, सिप में पैसे नहीं डाले तो क्या होगा, कोई पेनल्टी पड़ेगी क्या? देखिए, क्योंकि ये कोई लोन की ईएमआई नहीं है, इसलिए इसमें कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सिप छोटे छोटे लमसम्स हैं, यानी अगर हम 15,000 रुपए की सिप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर महीने हम 15,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ना कि बैंक की ईएमआई। आप जब चाहे 1, 2 या 10 सिप अलग अलग डेट पर स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे उन सिप की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जब चाहे सिप के साथ किसी भी महीने किसी भी दिन लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट रोक दी तो जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है वो आपकी ही रहेगी और वो मार्केट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करती रहेगी। इसलिए जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हो। गोल सिर्फ इतना है कि हम कोशिश करें कि हम ज्यादा पैसे इन्वेस्ट तब करें जब यूनिट्स सस्ते में मिल रहे हैं और जब उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो हम उन्हें सेल कर दें। नेक्स्ट सवाल, तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, सिप बेटर है या लमसम? आंसर, ये सवाल वैसा ही है कि कोई पूछ रहा है कि फिर तो क्रिकेट ही बेटर हुआ ना, क्योंकि विराट कोहली बहुत पैसे कमा रहा है। हाँ, ये सच है कि विराट पैसे कमा रहा है,
लेकिन क्या हमारी गेम उनके जितनी बेटर है? इन शॉर्ट, क्या हम एक हाई ग्रोइंग कंपनी में उस वक्त पैसे डाल सकते हैं जब सब उस कंपनी के शेयर सेल कर रहे हो और सब एक तरह से बोल रहे हैं कि वो कंपनी नहीं चलेगी? उस वक्त हम इस कंपनी में पैसे डालते हैं और कुछ सालों के बाद हम ठीक भी निकलते हैं, यानी कंपनी ग्रो करती है। इन शॉर्ट, आंसर हमारे स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जितने भी हम सारे कोर्सेज, बुक्स या वीडियोस देखते हैं वो यही देखने के लिए है कि हमने किस कंपनी के शेयर्स किस मूवमेंट में खरीदने हैं और किस वक्त उन्हें बेचना है। वैसे अगर हम किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो शुभम का कोर्स है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। शुभम ने 29 की साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी यूएस में अमेजॉन की हाई पेइंग जॉब छोड़ दी और फिर वो इंडिया वापस आ गए और अभी वो फुल टाइम इन्वेस्टर हैं और बैंगलोर में रह रहे हैं। ओके, तो अगर हमारी फैमिली में किसी को सिप और लमसम में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुद आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वैसे ये लर्निंग्स मेरी खुद की हैं, कुछ मैंने बुक से सीखा है और कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।